हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए आरआरबी जेई की जो हमारी सिविल की गोली बुक है उसके सभी सब्जेक्ट का डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने दो सब्जेक्ट आपके, एक तो रेलवे इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं और एक हमारा जो है ऑटो कैड के क्वेश्चन देख लिए हैं। इसी सीक्वेंस में हम आज अपना तीसरा सब्जेक्ट सीपीएम एंड पार्ट के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि रेलवे के वेरियस एग्जामिनेशंस में आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम पूरे इस सीरीज में पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं जो कि आपके आरआरबी में आ चुके हैं, तो इस बुक में पूरा कंपाइलेशन है उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस का, तो उन सभी को डिटेल में एक एक करके देखेंगे, जिससे आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स जो है अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं शिफ्ट 2 के लिए, तो वो स्टूडेंट्स जो है हमारा जो आरआरबी जेई का बुक है, ठीक है, जो हमारी आरआरबी जेई की बुक है, 1 सेकेंड, ये हमारी आरआरबी जेई की बुक है। ठीक है, ये आरआरबी जेई, इसी बुक का मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन। अब देखिए आपको क्या बेनिफिट है, आपके पास अपनी बुक परचेज कर लिया, आपने बुक परचेज कर ली है, अब इसके साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल गया। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ पर स्कैनर भी दे रखा है, जो आपकी नई बुक आएगी उसमें स्कैनर भी दे रखी है, तो आप स्कैन करिए, वीडियो ओपन कीजिए और चैप्टर को आप साथ में पढ़ते जाइए, तो ईजिली सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग जो भी शिफ्ट 2 की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो हमारी टेस्ट सीरीज जो है सिविल की गोली की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है आपके जो है आरआरबी जेई के लिए, आप लोग जो है इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ, हमने पहले कमिट किया था 100 टेस्ट का, लेकिन अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो 270 हो चुके हैं। 10 फुल लेंथ है, जिसमें सिविल के आपके जो है पेपर हैं, पीडीएफ हैं, टेस्ट सब 150 टेस्ट हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस के 40, फिजिक्स केमिस्ट्री के 50 टेस्ट, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 टेस्ट हैं और आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 टेस्ट हैं। ठीक है, इसमें इस आपके जो टेस्ट सीरीज में आपको आरआरबी जेई 2019 के जितने भी पेपर हैं उनका सॉल्यूशन विद पीडीएफ आपको जो है वीडियो के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ एज टेस्ट भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का जो डिवीजन सब्जेक्ट वाइज चार्ट भी आपको इस टेस्ट में मिल जाएगा। बाकी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, टनल हो गया, ऑटो कैड हो गया। ठीक है, इनके क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा यहाँ प्रैक्टिस को इस टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे इसी के साथ। बाकी टीसीएस के पेपर्स भी मिल जाएंगे, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। फिलहाल में रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है 25%, तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं अपने सब्जेक्ट को। 1 सेकेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सीपीएम पार्ट के क्वेश्चंस को। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा एक इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, लमसम एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, या ऑल ऑफ दीज। अच्छा, यदि हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में आप कौन कौन सा एक बार देखते हैं। ठीक है, पहला हमारा आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, इसको हम लोग शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट या यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो आपके जो वर्क को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, आपका जो वर्क का एग्जीक्यूशन करता है वो आइटम रेट बेसिस पे करता है। ठीक है, आइटम रेट बेसिस पे करता है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको जो इंडिविजुअल आइटम है आपके वर्क में, जो इंडिविजुअल आइटम है उसके रेट को कोट करना जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। ठीक है, जो आपका शेड्यूल है, जो क्वांटिटी फाइनलाइज किया गया डिपार्टमेंट के, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इंडिविजुअल आइटम वर्क के लिए आपको जो है रेट जो है वो आपको कोट करना होता है। ठीक है, और ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका सूटेबल है जब आपका वर्क जो है उसको हम स्प्लिट कर लिए, बहुत सारे पार्ट में स्प्लिट करके अपने वर्क को कर रहे हैं, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर एस्टिमेशन एक्यूरेटली हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा यदि हम बात कर रहे हैं आपके परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट? ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डिपार्टमेंट जो है टेंडर में आइटम रेट में टेंडर में जो आपका बिल ऑफ क्वांटिटी जो होती है वहाँ पर जो है विथ रेट और टोटल अमाउंट आपको मेंशन करके देती है। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो क्या करता है, अपने वर्क को फिनिश करता है आइटम रेट्स के अकॉर्डिंग और उसके स्पेसिफिक प्राइजेस उसको मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। अब लेबर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आपका लेबर पोर्शन जो होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट लेता है केवल और केवल। इसमें आपका मटेरियल वगैरह जो है, अरेंजमेंट वगैरह जो है वो आपका जो है ऑनर सप्लाई करता है, उसके लिए आपका कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ पर केवल आपको लेबर ला के वर्क कराना है, तो ये होता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट।
आपने गांव में देखा होगा बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं बनवाने का और लेबर रखते हैं, मिस्त्री रखते हैं, आप जो है उनको मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं और वो बनवाते जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट की यदि हम बात करते हैं, ये क्या होता है, तो जब भी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट विदाउट किसी टेंडर को कॉल किए कोई टेंडर बुलाए, ठीक है, नेगोशिएशंस पे ही आपका जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर इसको हम कहते हैं नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें फिक्स सम आपका जो वर्क है ना, उसको पहले ही कंप्लीट वर्क का हम एक लमसम ले लेते हैं, इतना रुपए लगेंगे, उस अकॉर्डिंग जो है आपका जो है वहाँ पर फिक्स आपका जो है सम जो है एग्जीक्यूशन वर्क का वो कंप्लीटली दे दी जाती है, ठीक है। ये एक ऐसा टेंडर लमसम कॉन्ट्रैक्ट का होता है, ठीक है। बड़े कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है, ठीक है। आपका बिल्डिंग वर्क्स वगैरह में इसको हम प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। अब मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसे रेट फॉर सप्लाई रिक्वायर, जो मटेरियल्स है उसके लिए उसको रेट मिलता है, उसमें इंक्लूसिव मतलब इनको इंक्लूड नहीं करते, लोकल टैक्सेस वगैरह ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह उसको ऐड नहीं करते हैं, उसको मटेरियल के अकॉर्डिंग मिलता है और उसको स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन में पूरा करना होता है, ठीक है। सॉरी। अब अगला होता है आपका टारगेट कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है टारगेट कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कॉस्ट प्लस परसेंटेज बेसिस वर्क पर जो है आपको जो है पैसा उसमें एडिशन किया जाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसमें परसेंटेज प्लस या माइनस आपको जो है एक्सेस में आपको रिसीव करता है। कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एक इसमें कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो आपका वर्क जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको एक्चुअल कॉस्ट पर यदि कुछ इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है चार्ज करता है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ऐसे ही आपको कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसमें ऑनर के द्वारा एक एग्रीड फीस पहले ही से फिक्स कर दी जाती है लमसम, और वो उसको दी जाती है, ठीक है, जो कि आपका एक्चुअली ये आपका ओवर एक्चुअल कॉस्ट होता है, ठीक है। इसमें जो है फिक्स फी में आपका ओवरहेड और प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर का दोनों जुड़ा होता है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या था आपका कि कौन सा टाइप है यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट सारे हैं, यहाँ पर लमसम कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, लमसम एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ डी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ES and EF are the earliest start and finish times, LS and LF are latest start and latest finish times, the following relationship holds good। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि D आपका ड्यूरेशन है, ES और EF आपका जो अर्लीस्ट स्टार्ट और फिनिश टाइम्स हैं, LS एंड LF जो है आपका जो है लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम्स हैं। तो कह रहा है कि इनमें कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब चलिए हम इवेंट टाइम्स को देखते हैं, ठीक है। पहला हमारा अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट अकरेंस टाइम क्या होता है, ठीक है, टी, जिसको टी से शो करते हैं। एक्चुअली ये आपका इसको हम जो है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम भी कहते हैं। ये आपका मिनिमम टाइम होता है जिसमें आपका कोई भी इवेंट अकर करता है, ये एक मिनिमम टाइम है, ठीक है। और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आपका फाइंड किया जाता है, आपका डिटरमाइन किया जाता है फॉरवर्ड पास मेथड के द्वारा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो हमारा अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है उसको हम लोग फॉरवर्ड पास मेथड से अपना डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम होता है वो फर्स्ट या इनिशियल इवेंट जो होता है नेटवर्क वर्क डायग्राम में, वहाँ पर ये जीरो होता है, ये जीरो के बराबर होता है। यदि आपको क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है तो इसको हम टी को जीरो लेंगे, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे किसके लिए, फर्स्ट या इनिशियल इवेंट के लिए। ऐसे यदि हम बात करते हैं किसका, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका मैक्सिमम टाइम होता है किसी भी इवेंट का जिसमें उस इवेंट को बिना आपके जो आपका प्रोजेक्ट है उसके कंप्लीशन का टाइम जो है उसको बिना इफेक्ट किए, ठीक है, अपना पूरा करते हैं। ये आपका क्या होता है, आपका जो होता है लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम, जिसको हम TL से दिखाते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसको बैकवर्ड पास मेथड से, इसको किससे डिटरमाइन करेंगे, बैकवर्ड पास मेथड से इसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो लेटेस्ट अलाउएबल टाइम जो होता है किसी भी इवेंट के लिए वो सेम एज अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम आपको जो लिया जाता है लास्ट इवेंट के लिए, ठीक है। इसका मतलब टी इक्वल टू TL इक्वल टू TS आपका यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो ये हम लेते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर रिलेशन आप लोग देख सकते हैं, अर्लीस्ट के लिए आपका EST जो है बराबर TE क्या आ जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट के लिए आपका जो LST हो जाएगा वो TL प्लस आपका जो वर्क कंप्लीट हो रहा है, ये आप लोग रिलेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन में आते हैं तो आपका जो EF, ठीक है, जो आपका जो है यदि हम बात करते हैं जो EF होगा, ठीक है, EF का मतलब आपको पता चल गया है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, वो आपका इक्वल टू होगा क्या, अर्लीस्ट
जो है आपका जो है स्टार्ट टाइम प्लस डी, ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना, 1 सेकेंड, करें फॉर ए गिवन एक्टिविटी द optimistic time, pessimistic time and the most probable estimates are 5, 17 and 8 days respectively. The expected time is, यहाँ पर expected time पूछ रहा है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम आपका दे रखा है, पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल एस्टिमेट आपको दे रखा है। इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेड टाइम आपको पहले बता दें, किसी भी एक्टिविटी का ये क्या होता है, एक्सपेक्टेड टाइम होता है एवरेज और मीन टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने का जो एवरेज या मीन टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम कहते हैं एक्टिविटी के लिए। और इसको कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज मेथड, और आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क जो आपका 50% एक्सपेक्टेड माना जाता है, ठीक है। तो टी इक्वल टू क्या आता है, T0 प्लस 4TM प्लस TP, ठीक है। आप रखते जाइए वैल्यू, यहाँ पर T0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, T0 की वैल्यू आपकी दे रखी है कितनी, T0 की वैल्यू 5 दे रखी है, T की 17 और 8 रख दीजिए, यहाँ पर वैल्यू को रखते जाइए। तो सॉल्व करेंगे तो आपका ये आपका आएगा 9, सॉल्व करेंगे तो इसको बाई 6 आपका 9 आएगा, ये फॉर्मूलेस करेंगे तो 9 आएगा। तो आप सही ऑप्शन क्या होगा, 9 डेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन PERT एनालिसिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी विद इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम इज। कह रहा है PERT एनालिसिस में जो किसी भी वर्क के कंप्लीशन जो होता है प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी किसी भी एक्टिविटी में उसका एक्सपेक्टेड टाइम कितना होता है। तो यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन की बात करते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम की, वो कैलकुलेट किया जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के द्वारा। और आपका जो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो आपका जो टाइम कंसिडर किया जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका प्रोबेबिलिटी 50% के अराउंड माना जाता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गिवन दैट T इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ वेरियस जॉब्स, TM इक्वल टू मीन टाइम ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन, N इक्वल टू आपका देखा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, का द स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाई। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला पता है क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आपका समेशन ऑफ टी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ वेरियस जॉब, माइनस TM मीन टाइम ऑफ डिफरेंट वेरिएशन आपका ड्यूरेशन होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन जो आपका होता है n अपॉन n, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन, अब देखिए आप समेशन लिखना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर समेशन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करें, क्वेश्चन नंबर 6, कहता क्रिटिकल एक्टिविटी है, जो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है आपका जीरो फ्लोट, मिनिमम फ्लोट, मैक्सिमम फ्लोट या निगेटिव फ्लोट, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब यदि हम क्रिटिकल पाथ मेथड में यदि हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं किसी क्रिटिकल पाथ मेथड, क्या होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो आपका होता है ये अब क्या होता है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं, ठीक है, क्रिटिकल पाथ कहते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, ये आपका लॉन्गेस्ट पाथ होता है जिसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट का जो है नेटवर्क बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो आपको पाथ होता है उसको कनेक्ट करते हैं, पाथ में क्या करते हैं, सभी एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होगा, जो आपका क्रिटिकल एक्टिविटी जो होती है वो आपकी डिले नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपका जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होता है प्रोजेक्ट का उसको इंक्रीज यदि करते हैं तो आपका कंप्लीशन क्या होगा, वहाँ पर इफेक्ट होगा। तो इस स्थिति में यदि हम बात करते हैं जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए नो स्लैक, ठीक है, और फ्लोट जो है वो आपका दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, डिले नहीं कर सकते हैं आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट को शेड्यूल किए। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा क्रिटिकल एक्टिविटी होता है उसमें जीरो फ्लोट या जीरो स्लैक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर द चार्ट विच गिव्स एन एस्टिमेट अबाउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन वेरियस वर्क स्टेशन इज नोन एज। कह रहा है कि एक चार्ट है, ठीक है, जो कि आपका क्या दे रहा है, एस्टिमेट दे रहा है अबाउट अमाउंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन वेरियस वर्क स्टेशन। तो
डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टेशन के बीच में जो हम मटेरियल, जैसे ये वर्क स्टेशन से इनके बीच में जो मटेरियल को हम हैंडलिंग कर रहे हैं, तो उसका एस्टिमेट दे रहा है, उस चार्ट को क्या कहेंगे? फ्लो चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ट्रेवल चार्ट या ऑपरेशनल चार्ट। ठीक है, तो हमारा जो चार्ट, ठीक है, जो हमारा चार्ट जो है वो एस्टिमेट देता है नंबर ऑफ मटेरियल्स का। ठीक है, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ मटेरियल जो कि किसी दो डिफरेंट आपके वेरियस स्टेशन के बीच ट्रेवल किए गए हैं, उसको हम कहते हैं ट्रैवल चार्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ट्रैवल चार्ट। अब इसका एम क्या होता है? अब इसका एम होता है कि हम एक लेआउट बना सके ओवर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग का। ठीक है, जिसमें मिनिमम कॉस्ट, जिससे हमारा मिनिमम कॉस्ट जो है हैंडलिंग का आए, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या? ट्रैवल चार्ट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ट्रैवल चार्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वेरियस मेजर्स टू डिक्रीज द एक्सीडेंट रेट्स में बी डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स जनरली टर्म्ड एज 3ES। जो डिफरेंट मेजर हैं हमारे एक्सीडेंट रेट्स को डिक्रीज करने के लिए, उसको 3 ग्रुप में बांटा गया, जिसको हम 3E कहते हैं। वो क्या है आपके? तो यदि हम बात करते हैं जो 3 इंपॉर्टेंट ईज की हम रोड सेफ्टी में बात करते हैं, उसमें एक ई का मतलब है एजुकेशन, एक का होता है इंजीनियरिंग और दूसरे का होता है आपका एनफोर्समेंट। ये 3 चीज़ें आपकी होती हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा, द टाइम with which direct cost does not reduce with increase in time is known as। करा एक टाइम जिसमें आपका, ठीक है, करा एक टाइम जिसमें आपका जो है, जो आपका जो कॉस्ट है रिड्यूस विथ इंक्रीज, अच्छा कॉस्ट जो है आपका रिड्यूस नहीं हो रहा है टाइम के इंक्रीज होने से, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट आपका रिड्यूस नहीं हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रैश टाइम, नॉर्मल टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम या स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अच्छा यदि हम बात करते हैं किसकी? यदि हम बात करते हैं नॉर्मल टाइम की, क्या होता है नॉर्मल टाइम? ठीक है, अब यदि नॉर्मल टाइम की यदि मैं बात करता हूँ, तो नॉर्मल टाइम एक आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक है, जो आपका जो एस्टिमेटर होता है यूजुअली वो अलाउ करता है एक्टिविटी के लिए। ठीक है, और यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका टाइम जो होता है, जो नॉर्मल टाइम होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट, इसमें जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो आपका रिड्यूस नहीं होता है आपके टाइम जो नॉर्मल टाइम से इंक्रीज होने से। ठीक है, आपका टाइम यदि नॉर्मल टाइम से इंक्रीज हो जा रहा है तो उसमें आपका कॉस्ट जो है वो आपका जो है इंक्रीज नहीं होगा। तो ये होता है हमारा नॉर्मल टाइम, TN से जिसको हम शो करते हैं। ठीक है, नॉर्मल कॉस्ट की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, एक्टिविटी में जो आपका नॉर्मल टाइम में एसोसिएट करते हैं। क्रैश टाइम, यदि हम क्रैश टाइम की बात करते हैं तो क्रैश टाइम क्या होता है? ये आपका टाइम बिफोर आपका कोई भी एक्टिविटी जो है जिसके पहले कंप्लीट नहीं की जा सकती है। ठीक है, चाहे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज लगा दें, ठीक है, बट आपकी एक्टिविटी को हम उस टाइम से पहले कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं क्या? आपका क्रैश टाइम। क्रैश टाइम क्या हुआ आपका? क्रैश टाइम की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होता है कि आपका जो है कोई भी आपका इवेंट को यदि हम उससे पहले, ऐसे करना नहीं चाहिए, उससे पहले इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज लगा करके कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ये अब क्रैश टाइम हो जाएगा। क्रैश कॉस्ट क्या होता है? तो यही आपका जो है डायरेक्ट कॉस्ट होता है जो किसी भी एक्टिविटी का कॉरस्पॉन्डिंग टू क्रैश टाइम। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है एक्चुअल ये आपका कर्व है, ये आपका लीनियर अप्रोक्सीमेशन है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम क्वेश्चन पे आते हैं तो कह रहा है कि आपका टाइम, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका टाइम जिसमें आपका डायरेक्ट कॉस्ट जो है आपका रिड्यूस नहीं हो रहा है आपके टाइम के इंक्रीज होने से, तो वो आपका नॉर्मल टाइम है। ठीक है, नॉर्मल टाइम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, द टेक्निक फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग प्रायोरिटीज एमॉन्ग वेरियस जॉब्स ऑफ एन प्रोजेक्ट इज नोन एज। कह रहा है कि ऐसी टेक्निक जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इस्टेब्लिश और मेंटेन कर रहे हैं अपने प्रायोरिटीज़ को वेरियस जॉब्स के लिए प्रोजेक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं? तो यदि हम क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग, किसकी? क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग की यदि हम बात करते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रायोरिटी जो हमारी फैक्ट्री है, जो जॉब्स हैं, उसमें हम अपने प्रायोरिटी जो मेंटेनिंग की है और एस्टेब्लिशमेंट की है, उसको हम क्या करते हैं, उस टेक्निक में हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो क्रिटिकल रेशियो होता है ये आपको इंडेक्स और सेट ऑफ रिलेशनशिप के बीच आपको देखने को मिलता है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्लैक टाइम रेफर्स टू, कर स्लैक टाइम जो होता है वो क्या बताता है? ठीक है,
स्लैक टाइम की यदि हम बात करते हैं तो आपका स्लैक टाइम जो होता है वो क्या होता है, तो स्लैक टाइम आपका जो है डिफरेंस होता है लेटेस्ट अलाउेबल टाइम और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। किसी भी इवेंट में जो आपका लेटेस्ट अलाउेबल टाइम है, ठीक है, आपका किसी भी इवेंट में जो आपका लेटेस्ट अलाउेबल टाइम और जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्लैक, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्लैक। इसका मतलब किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपके इवेंट से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि टाइप ऑफ स्लैक की बात करते हैं तो यहाँ पर एक आपका पॉजिटिव स्लैक होता है, ठीक है, जहाँ ये आपको इंडिकेट करता है शेड्यूल आपका टाइम से हो रहा है, ठीक है, टाइम पीरियड से हो रहा है। ऐसे ही आपका जो है जीरो स्लैक होता है, जीरो स्लैक में एस इक्वल टू जीरो माइनस टी एल आपका टी बराबर आता है। ये आपको बताता है कि आपका जो इवेंट है वो आपका जो है डीले को अफोर्ड, थोड़े से भी डीले को अफोर्ड नहीं कर सकता है। और निगेटिव स्लैक की यदि हम बात करते हैं जहाँ पर एस आपका लेस देन जीरो होता है, ठीक है, माइनस टी एल जो होता है आपका लेस देन टी होता है, इसमें ये इंडिकेट करता है कोई भी शेड्यूल आपका जो है बिहाइंड द आपका टाइम पीरियड चल रहा है। तो ये आप समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन पार्ट एनालिसिस फॉर ए प्रोजेक्ट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन इट्स क्रिटिकल पाथ विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है पार्ट एनालिसिस में कोई प्रोजेक्ट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटी हैं इसके क्रिटिकल पाथ में, तो कह रहा है कौन सा एजम्पशन यहाँ पर सही है, ठीक है। कह रहा है कि बोथ एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है कि आपका जो एक्टिविटी ड्यूरेशन है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम दोनों बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। कह रहा है बोथ एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है आपका एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तीसरा कह रहा है एक्टिविटी ड्यूरेशन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है एक्टिविटी ड्यूरेशन आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा बट प्रोजेक्ट कंप्लीशन आपका जो है कह रहा है टाइम फॉलोइंग बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है बीटा को फॉलो करेगा। या कह रहा है आपका एक्टिविटी ड्यूरेशन फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा यदि हम बात करते हैं ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो आपका जो पर्ट एनालिसिस होता है, ठीक है, पर्ट एनालिसिस में जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं और जो टोटल प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जो कंप्लीशन का टोटल प्रोजेक्ट आपका जो है ड्यूरेशन होता है वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या करता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। यदि उस ग्राफ को देखें तो ये आपका जो है ये आपका ग्राफ बनता है बीटा के लिए, ये आपका ये ग्राफ बनता है, कुछ ऐसा ग्राफ इसका आता है और इसका ग्राफ जो दूसरे वाला आता है वो कुछ ऐसा उसका कंप्लीशन ग्राफ आता है। 1 सेकेंड, उसका ग्राफ यदि हम बनाते हैं तो कुछ ऐसा आता है उसका। ये आपके ग्राफ के यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एक्टिविटी जो आपका ड्यूरेशन फॉलो करता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को और प्रोजेक्ट कंप्लीशन फॉल टाइम जो है वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट इन पार्ट एनालिसिस द टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस फॉलो, तो ये भी बताया बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन बन रहा है कि द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जनरली फॉलो, तो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा द टाइम बाय विच ए पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट इफेक्टिंग द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटी इज नोन एज। कह रहा है एक ऐसा टाइम जिसमें कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी वो आपको डिले की जा सकती है बिना आपके जो है प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटी टाइम जो है उसको इफेक्ट किए, उसको हम क्या कहते हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंटरसेप्टिंग फ्लोट या इंडिपेंडेंट फ्लोट। अच्छा यदि हम बात करते हैं किसकी, फ्लोट की, ठीक है, फ्लोट क्या होता है, यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं फ्लोट की, क्या होता है फ्लोट, फ्लोट आपका इंडिकेट करता है आपका टाइम, ठीक है, जिसमें आपका जो स्टार्टिंग और फिनिशिंग आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपका डिले किया जा सकता है बिना आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को इफेक्ट किए। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम
फ्लोट। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं फ्लोट। अब फ्लोट देखिए कितने प्रकार से होते हैं, जैसे आपका टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट क्या होता है? ये आपका डिफरेंस होता है किसके बीच? ये आपका डिफरेंस होता है मैक्सिमम टाइम अवेलेबल और एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड, इनके बीच जो आपका किसी भी एक्टिविटी कंप्लीशन का जो डिफरेंस होता है इसको कहते हैं टोटल फ्लोट। सॉरी। यदि हम फ्री फ्लोट की बात करते हैं, क्या होता है फ्री फ्लोट? ये आपका अमाउंट ऑफ टाइम होता है जिसमें आपका कोई एक्टिविटी, ठीक है, वो डिले की जा सकती है बिना आपके, ठीक है, अर्लीस्ट जो टाइम होता है उसको सक्सेडिंग एक्टिविटी के लिए आपका जो अर्लीस्ट टाइम होता है उसको इफेक्ट किए बिना। इंडिपेंडेंट फ्लोट की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है? ये आपका एक्सेस ऑफ मिनिमम अवेलेबल टाइम होता है, ठीक है, जिसमें आपका जो है रिक्वायर्ड एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है जिसके द्वारा हम किसी भी एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं बिना आपके अदर एक्टिविटीज जो प्रोजेक्ट में उनको इफेक्ट किए। इसी तरह आपका इंटरफेयरिंग फ्लोट की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका डिफरेंस होता है किसका? टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट एक्टिविटी का, ठीक है। ये आपका इक्वल होता है आपका स्लैक के। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका? टाइम जिसमें पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम डिले कर सकते हैं अपने प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टाइम जो एक्टिविटी का है उसको अफेक्ट किए बिना, तो वो हमारा होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा ए, गैंट चार्ट इंडिकेट्स का। जो गैंट चार्ट होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। यदि हम गैंट चार्ट की बात करते हैं तो ये आपका चार्ट नॉर्मली जो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? प्रोजेक्ट शेड्यूल का, ठीक है। ये एक प्रकार का बार चार्ट होता है जो कि शो करता है आपका स्टार्ट और फिनिश डेट ऑफ प्रोजेक्ट एलिमेंट्स, जैसे रिसोर्स, प्लानिंग और जो आपके डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। यदि हम बार चार्ट की बात करते हैं तो इसको हम गैंट चार्ट भी कहते हैं, जो कि हेनरी गैंट के द्वारा 1917 में आपका जो है रिप्रेजेंट किया गया। और ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक्टिविटी अगेंस्ट टाइम, ठीक है। एडवांटेज क्या है यहाँ पर? तो आपका जो है रिसर्च जो रिक्वायरमेंट है उसको हम डेसिपेट कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्रेस को जो परसेंटेज है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं परसेंटेज में, ठीक है। इसको ड्रॉ करना सिंपल होता है, किसी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसको हम प्रोजेक्ट के विजुअल रिप्रेजेंटेशन के रूप में शो कर सकते हैं। यदि हम लिमिटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर लैक ऑफ डिग्री होता है डिटेल्स का, ठीक है। इसका हम प्रयोग जो है आपका प्रोजेक्ट जहाँ पर अनसर्टेनिटीज ज़्यादा है आपके टाइम डिटर्मिनेशन में, वहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्टिविटीज़ का जो इंटर रिलेशनशिप होता है वो शो नहीं होता है और प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस रिव्यू है वो नहीं होता है। ये सब इसके लिमिटेशन है। तो गैंट चार्ट किसको इंडिकेट करता है? तो ये आपको इंडिकेट करता है आपका कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोसेस विथ शेड्यूल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन क्रिटिकल पाथ मेथड व्हेन ए पर्टिकुलर टास्क इज परफॉर्म्ड इट इज कॉल्ड। कह रहा है आपका क्रिटिकल पाथ मेथड में जब आपका कोई आपका पर्टिकुलर टास्क है वो परफॉर्म किया जाता है उसको क्या कहते हैं? यदि हम एक्टिविटी की बात करते हैं, एक्टिविटी क्या है? आपका टास्क या वर्क जो है, ठीक है, किसी एक प्रोजेक्ट का जो है उसको कंप्लीट करना, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। और एक्टिविटी के पास ड्यूरेशन होता है, आपका रिसोर्सेज होती है, सारी चीज़ होती हैं एक्टिविटी में, ठीक है। एक्टिविटी में दो प्रकार के सीरियल एक्टिविटी होती है, पैरेलल एक्टिविटी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इवेंट वगैरह तो मैं आपको बता चुका हूँ। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? एक्टिविटी हो जाएगा। चलिए बाकी चीज़ समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है CPM नेटवर्क इज टू बी ड्रॉन कंसिडरिंग का। जो CPM नेटवर्क बनाते हैं वो किसको कंसिडर करके हम ड्रॉ करते हैं? एक्टिविटी सीक्वेंसिंग विदाउट रिसोर्स अवेलेबिलिटी, नो, हमारा रिसोर्स तो चाहिए हमको। कह रहा है लीस्ट डायरेक्ट कॉस्ट ड्यूरेशन फॉर एक्टिविटीज, नो, केवल इससे नहीं। लीस्ट टोटल कॉस्ट ड्यूरेशन फॉर एक्टिविटीज। कह रहा है एक्टिविटीज सीक्वेंसिंग कंसिडर्ड सोर्स अवेलेबिलिटी फॉर ईच इंडिविजुअल एक्टिविटी। जब हम आपका नेटवर्क ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा फोकस जो होता है एक्टिविटी के सीक्वेंसिंग पर होता है, ना कि आपके कॉस्ट ड्यूरेशन पर होता है, ठीक है। सीक्वेंस आपका क्रिटिकल पाथ होता है जो कि लॉन्गेस्ट सीक्वेंस होता है आपका एक्टिविटीज़ का, ठीक है, जिसमें हम ओवरऑल जो है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें कॉस्ट का कोई बात नहीं आता है, तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा इन ए CPM नेटवर्क द एक्टिविटी इज नॉन क्रिटिकल इफ। करा CPM नेटवर्क में आपकी जो एक्टिविटी होती है वो आपकी कब आपका जो है नॉन क्रिटिकल होगा, ठीक है।
अच्छा, यदि हम एक्टिविटी के नॉन क्रिटिकल की बात करते हैं, ये सारे टर्म तो आपको पता है। ईएसटी का मतलब क्या होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। एलएसटी का मतलब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। ईएफटी का मतलब आपको पता है अर्ली फिनिश टाइम, और एलएफटी का मतलब क्या है आपका, एलएफटी का मतलब होता है आपका लेटेस्ट टाइम, ठीक है, लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो ये सारी चीज़ों को देखिए। यदि हम बात करते हैं क्या, पहला ईएसटी इक्वल टू एलएसटी एंड ईएफटी इक्वल टू एलएफटी। तो यदि हम इसकी बात करते हैं आपको इनकरेक्ट नॉन क्रिटिकल के लिए, यहाँ पर तो क्रिटिकल हो गया ना, यहाँ पर कोई फ्लोट ही नहीं दिख रहा है। देखिए ये तो सब इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है कोई फ्लोट ही नहीं है। आपका ऐसा एक्टिविटी बता रहा है जिसमें कोई फ्लोट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर स्टार्ट और फिनिश टाइम जो है आपका लेट टाइम से पहले हो जा रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर इसका मतलब सब बराबर है, तो ये आपका क्रिटिकल नहीं होगा। सॉरी, ये आपका क्रिटिकल होगा, नहीं नॉन क्रिटिकल नहीं, सॉरी, आपका क्रिटिकल होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका ईएसटी आपका जो है लेस देन एलएसटी है, और ईएफटी जो है लेस देन एलएफटी है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको पॉजिटिव फ्लोट को, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटी जो हो रही है वो आपका क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, और एग्जैक्टली आपका जो लेट टाइम है उससे पहले आपका कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब ये आपको क्रिटिकल बात आपका जो है एक्टिविटी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ये दोनों तो होंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इफ द फेल्यूर रेट ऑफ ए मशीन हैज बीन एस्टेब्लिश एज 25 फेल्यूर्स ड्यूरेशन एवरी 1000 आवर्स पर ऑपरेशन, द मीन टाइम बिफोर फेल्यूर। यहाँ पर मीन टाइम बिफोर फेल्यूर आपको बताना है। तो यदि मीन टाइम बिफोर फेल्यूर की यदि हम बात करते हैं, MT BF की यदि हम बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका क्या, इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ ऑपरेशन, टोटल टाइम ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ फेल्यूर्स, नंबर ऑफ फेल्यूर्स। बस यहाँ पर 1000 अपॉन 25 रख दीजिए, 40 आवर्स आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन टाइम टू कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट इज रिड्यूस्ड इट यूजुअली रिजल्ट इन। कह रहा है यदि आपका जो टाइम है कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट का उसको हम रिड्यूस कर देते हैं तो आपको क्या होगा। यदि हम टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट का तो क्या होगा, ये आपको पूछ रखा है, ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं, यदि हम टाइम जो यदि हम बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आपका जो आपका टाइम यदि हम क्या कर रहे हैं कंप्लीशन प्रोजेक्ट का रिड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपका जो इनडायरेक्ट कॉस्ट्स हैं उसमें आपका डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। वही कर रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट रिड्यूस विथ टाइम वाइल इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज विथ टाइम। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका इंक्रीज, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए डिक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट। बाकी डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, तो किसी भी प्रोजेक्ट में जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है वो आपका जो एक्सपेंसेस जो कि आपके डायरेक्टली चार्जेबल हैं, ठीक है, और उसको जो एक्टिविटीज़ में आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, लेबर है, मशीन है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं, तो आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपका जो है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ से आपका जो है होते हैं, ठीक है। इनको एसोसिएट नहीं कर सकते इंडिविजुअली, जैसे ओवरहेड चार्जेस, आउटेज लॉस, ये ग्रुप में होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। आउटेज लॉस क्या होता है, तो लिक्विडिटी डैमेज, लॉस इन प्रॉफिट और पेनाल्टी फॉर डिलेइंग वर्क, ये सब होता है आपका आउटेज लॉस। ओवरहेड चार्ज जैसे इंश्योरेंस चार्ज, स्टेब्लिशमेंट चार्ज, एक्सपेंडिचर के लिए आपका जो है मेंटेनेंस सर्विस, ये सब आता है ओवरहेड चार्जेस में, वॉचमैन वगैरह का जो पैसा देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर, टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन इज नोन एज। का जो टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं किसकी, अच्छा एक चीज़ समझिएगा, चाहे हम बार चार्ट की बात यहाँ पर गलत दे रखा है ये, चाहे हम बार चार्ट की बात कर ले, बार चार्ट क्या होता है, ये आपको जिसको हम गैंट चार्ट भी कहते हैं, बार चार्ट को हम गैंट चार्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको रिप्रेजेंट किसको करता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेस ऑफ टास्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रोग्रेस आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बताता है, ठीक है। गैंट चार्ट इसी को कहते हैं। मॉडिफाइड माइलस्टोन की यदि हम बात करते हैं तो ये भी आपका ग्राफ है, वो प्रोग्रेस ऑफ टास्क को जो है टाइम के साथ बताता है, ठीक है। तो ये तीनों सही हैं आपके, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आप लोग अपने बुक में भी कर सकते हैं, डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज। कर रहा है किसी भी एक्टिविटी का जो है लेटेस्ट स्टार्ट जो होता है हमेशा क्या होता है, ठीक है।
greater than or equal to latest event time of all preceding nodes, less than or equal to earliest event times of all preceding nodes, या equal to late event times of all preceding nodes, या equal to earliest time of all द प्रोसीडिंग नोट्स। यदि हम बात करते हैं द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी जो होता है, ये अब क्या होता है, जो लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी होता है ये आपका लेटेस्ट टाइम होता है किसी भी एक्टिविटी के लिए, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को बिना ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो टाइम ड्यूरेशन उसको बिना डिले किए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये आपका मस्ट ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा आपके लेटेस्ट इवेंट टाइम के जितने प्रोसीडिंग नोट्स हैं उसमें। यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्ल टेक्निक ऑफ नेटवर्क एनालिसिस इज मेनली यूजफुल फॉर, जो पर्ल टेक्निक होता है नेटवर्क एनालिसिस में, कह रहा है वो किसके लिए मेनली यूजफुल होता है, आपका स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, या आपका जो है डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए। यदि हम पर्ट की बात करते हैं तो पर्ट आपका डेवलप किया गया था किसके द्वारा, यूएस नेवी के द्वारा आपका 1950 में। ठीक है, आपके डेवलपमेंट ऑफ जो वहाँ पर पोलरिस फ्लीट बैलिस्टिक मिसाइल बन रही थी उसके वर्क के डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, ये आपका किसके लिए यूज़ किया जाता है, रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट के लिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कौन से फॉलो करता है, तो आपका बेटा जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। तो आप सही ऑप्शन क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीकनेस ऑफ बार चार्ट, कर इनमें से कौन सा जो है बार चार्ट का एक वीकनेस है, इंडिपेंडेंसीज ऑफ एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, या आपको पहले ही बता चुका हूँ सारी ये सब क्या है, एक्टिविटीज़ का